Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Let everyone enter in the class. Still students are coming. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. मैम मैं अपने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हुआ, आप मुझे अंदर ले लो ना। हाँ, श्योर। मैम मुझे ना डाउट है कल के एग्जाम से रिलेटेड। हाँ, बोलो ना बेटा। मैम चैप्टर 1 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि ये फर्स्ट एक्ट था जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने जब रूल में आई ना, जब उन्होंने पावर सारा अपने हाथ में ले लिया, तब उन्होंने एक रूल पास किया था। और वो रूल में क्या था, ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किया गया था। उसके अंदर क्या आया था कि जो भी बंगाल है, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल, वो उसको गवर्नर जनरल बना दिया था ब्रिटिशर्स का, राइट। और जितनी भी एक्टिविटीज, ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, वो सारी मुंबई में, मद्रास में और बंगाल में वो सब कंट्रोल कर दी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज होती है उनका प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगा, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है वो सब भी उनको ही मिलेगा। तो इन दिस वे the all power was in the hand of under the hand of government, British government. That was a regulating act. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। Anybody else is having any doubt? मैम जो इसमें था न्यूट्रलिटी पॉलिसी, तो मैम उसमें सर जॉन शोर ने वो की थी, है ना मैम? बट उसके बारे में दिया नहीं है, तो हाँ, उसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा जिसके रिलेटेड कुछ अंदर हो नहीं इंफॉर्मेशन। ठीक है? मैम 4 मार्कर आए तो उसमें हमको कितनी लाइन लिखनी है मैक्सिमम? मैम 8 to 9 लाइंस लिखे तो चलेगा? 9 लाइन्स के हिसाब से मत जाओ, ऐसे जाओ कि 5 to 7 पॉइंट्स लिखो आप। इन दैट वे यू कैन गो। मैम 4 मार्क्स ना? 4 मार्क्स। मैम हाँ, मैम फिजियोग्राफी मतलब क्या? फिजियोग्राफी का मतलब है कि जो हमारा अर्थ है और अर्थ पे जो इंडिया है, और इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स है, ये सब फिजियोग्राफी में आ जाता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम क्या मैम क्या मैम ओशन पब्लिकेशन में से करे तो भी चलेगा ना? ओके मैम क्या मैम अगर वर्कशीट के क्वेश्चंस आए और मैम हम अपने आप से बना के लिखे तो चलेगा ना मैम? वर्कशीट का सेम आंसर नहीं लिखे तो? हाँ, लेकिन टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इट शुड बी रिलेटेड विद द टॉपिक। ओके ओके मैम। और मैम वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मतलब क्या होता है, एक बार समझाओ। टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ नहीं है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ना, जो जमीन है हमारी, जो बनी हुई लेयर्स क्रस्ट की, उसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। बस उनको जियोलॉजी में उसे बहुत सारे अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, उसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। मैम ओके मैम। क्या एक कंट्री में कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं? इट इज नॉट नेसेसरी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा पूरा जितने भी प्लेट्स है उसमें पूरे अर्थ पे जो प्लेट्स है उनके नाम दिए गए हैं, वो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है, मेजर एंड माइनर मिला।
Okay. Now what else? ओके मैम। मैम बिना 67 में पहुंचे थे। राइट तो आपको अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा हो गया था कि बाकी था? मैम बाकी है। बाकी है मैम बाकी है। मैम, बाकी है। Okay. क्या ले पेन? बाकी है। पेन। Okay. Now first right against exploitation. Now जब हम right against exploitation, या मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा तो आपको समझा ही दिया था, राइट? पनिशेबल एक्ट फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, ठीक है? उसके बाद का बात। हाँ, अब हम आते हैं पेज नंबर 67 पे, सेकेंड पैराग्राफ ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 cannot be made to work in a factory, mines, or dangerous profession, garage, hotel, or cannot be employed as a household servant. यानी ये उनका एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है जो चाइल्ड 14 साल के नीचे में है, राइट? और उसमें वो अगर फैक्ट्रीज में काम करता है या फिर माइंस में काम करता है, या फिर क्योंकि फैक्ट्रीज में आप काम करते हो तो बहुत ही डेंजरस मशीन्स के साथ करते हो, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो। माइंस में बहुत खराब खराब धुआं, धूल, मिट्टी होती है जो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, राइट? डेंजरस प्रोफेशंस, गैरेज में अगर आप काम करते हो तो मशीनरी टूल्स के लिए काम करते हो, बहुत मेहनत वाला काम करना पड़ता है। पेज नंबर 67 रही। तो इन सब चीजों के लिए आप तब मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते हो, प्लस आप 14 इयर्स की एज में आपको ये सब काम करने के लिए आप नहीं हो, आपको एजुकेशन के लिए ज्यादा प्रिफर किया जाता है। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो इसके उसके आफ्टर इफेक्ट आपके फ्यूचर में बहुत खराब होते हैं। अगर आप माइंस में काम करते हो या ऐसी डेंजरस प्लेसेस पे काम करते हो विच विल अफेक्ट योर हेल्थ इन द फ्यूचर, राइट? तो इसीलिए तो दैट इज द रीजन इसे एक्सप्लॉइटेशन ही कहा जाता है कि आपको ऐसे डेंजर में डाला जाता है कि जो फ्यूचर में आपका लाइफ खराब कर सके। सो फॉर दैट इट इज नोन एज अ हाउस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। देन अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाया गया है, उसे कहा जाता है चाइल्ड लेबर एक्ट। ऑल दिस आर पनिशेबल ऑफेंसेस। अगर आपको पाया जाता है कि आप इस चीज में से कोई भी किसी भी चीज का काम करवा रहे हो छोटे बच्चों से, तो आपको पनिशेबल ऑफेंस, अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेन होती है तो आपको जेल भी हो सकती है, राइट? देन मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर और द स्टेट मिलिट्री सर्विसेज in any field irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration। यानी किसी भी सर्विस में, भले ना वो फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, मिलिट्री क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट का छोटा बच्चा हो जो 14 साल के नीचे है, तो उसको अगर आप पैसे देके या फिर पैसे दिए बिना भी आप उससे काम करवाते हो तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। यानी उसमें कोई बाकी नहीं रह सकता, कोई भी हो, ये एकदम गलत काम है, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। समझ में आया? यस मैम। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, ठीक है? अब जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम बहुत राइट टू फ्रीडम, राइट? राइट टू फ्रीडम रिलीजन, नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी। यस मैम, वही। ये इसका मैंने पहले भी बताया
इट्स अ पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने पहले के चैप्टर में सेक्युलरिज्म पढ़ा। यानी आप कोई भी रिलीजन कहीं पे भी प्रोफेस कर सकते हो, यानी प्रोफेस मतलब उसको एज अ जॉब ले सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, उसको फैला सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। यानी आप उसके लिए कुछ भी आपके हिसाब से आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप ये धर्म के हो तो आप दूसरे धर्म का नहीं पढ़ सकते हो या पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, तो ये है राइट टू फ्रीडम। राइट, तो आप आराम से फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यही होता है कि आप आपके धर्म को जितना चाहे फ्रीली आप उसको प्रोपोगेट करो। राइट, और पर ये किस तरह से होना चाहिए, मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि आप एक धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हो और दूसरे धर्म के बारे में खराब बोल रहे हो, या ऐसे इंस्टिगेट कर रहे हो लोगों को, या प्रोवोक कर रहे हो लोगों को कुछ गलत करने के लिए, तो वो गलत है। ऐसी स्पीचेस अगर धर्म के बारे में अगर आप करते हो तो दैट इज अगेंस्ट इट। राइट, तो वो हमें नहीं करना है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, can promote and propagate the same is mentioned in the provision of the Constitution of India। यानी एक कोई भी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी उसको अपने रिलीजन अपने चॉइस का कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। राइट, और सेम इज मेंशन इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। बट दिस राइट्स इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिसिबल लिमिट्स। यानी ये सब कुछ आपको किस तरह से करना है, आपकी लिमिट्स में करना है। राइट, so that it does not affect the freedom of public administration। पर आपको जो भी मैंने जैसे बोला ना कि किसी के अगेंस्ट बोल के या आपकी लिमिट्स में करना है, ऐसा ना हो कि आप किसी और धर्म को या किसी और लोगों को आप धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हो तो किसी और को उसके कारण हार्म होता हो, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। राइट, public administration, morality and health of the society। The religious gathering, offerings of prayers are not included in this। यानी इसमें राइट ऑफ फ्रीडम में रिलीजियस गैदरिंग्स, जब आपका कोई यानी जैसे कि कोई धर्म का कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे ईद होती है, तो बहुत सारे मुस्लिम्स गैदर हो जाते हैं कहीं पे, फिर प्रेयर्स करते हैं, तो उसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं कहते, उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। राइट, वो कोई भी कर सकता है, किसी भी को भी करना है तो वो फ्रीडम है उनके पास कि मुस्लिम कर सकता है, तो उसको उस चीजों में इंक्लूड नहीं किया गया है। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। यानी हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे कि नेशनल कोई भी नेशनल हॉलीडे होता है तो आप देखो नेशनल हॉलीडे किसी भी धर्म के नाम पे हमारा नेशनल हॉलीडे नहीं होता है। राइट, या फिर कोई भी नेशनल फेस्टिवल्स होता है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, तो आपने कभी देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री नवरात्रि में करते हैं ना। बेटा नवरात्रि नेशनल फेस्टिवल पूरा हिंदू फेस्टिवल है, तो फिर हम नेशनल फेस्टिवल की जहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं। राइट, the state cannot interfere in the religious matters or religious beliefs of any group। और हमारा कंट्री ऐसा है कि किसी के भी मैटर में वो इंटरफियर नहीं करता है किसी बिना मतलब के, कि नहीं 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 चलो आप तो हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, मैं आपके धर्म को बढ़ाऊंगा, ऐसा कोई भी मैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, उनको वो अलाउड नहीं। The religious groups have been given the freedom to establish any religious organization। यानी जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे जैन के देरासर है हमारी कंट्रीज में, अहमदाबाद की बात करें, मॉस्क है, तो वो सब किस तरह से है? क्योंकि हमने हमारे रिलीजियस फ्रीडम दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपको जितना आपके धर्म को बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी। राइट, वो गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देती है, आप अपने हिसाब से आप
जितना आपको फैलाना है इट्स अप टू यू, राइट? तो ये and can manage and administer them for religious and philanthropic aims, यानी आप उसको religiously या फिर philanthropic aims के लिए, यानी आपकी बातों को फैलाने के लिए आप जितना चाहे आपके धर्म को फैला सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। The state cannot use the funds collected through public taxes or public funds for the benefits and development of any specific religious and sect. मैंने ये बोला ना कि गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोलेगी कि यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे हमें मंदिर बनाना है, तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए पैसा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, वो आप धर्म के लिए नहीं यूज कर सकते हो, राइट? आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, तो गवर्नमेंट पैसा देगी। लेकिन आप बोलोगे मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मस्जिद बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा आपको नहीं देगी, राइट? सो फॉर एनी रिलीजियस सेक्ट के लिए गवर्नमेंट कभी भी ग्रांट नहीं करती है अपने टैक्सेस का पैसा, जो पब्लिक का पैसा है वो। The educational institution running on government grant cannot impart religious education. यानी जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स है या गवर्नमेंट ग्रांट से जो स्कूल्स चल रहे हैं, वहां पे कोई भी पर्टिकुलर धर्म का नहीं पढ़ा सकते। जैसे कि आप देखते हो देरासर है या फिर मुस्लिम्स के स्कूल्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें वो प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना जैन का या फिर क्रिश्चियन का या कुछ भी, वहां पे वो सब चीजें पढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप बोलोगे कि हमारा हिंदू का पढ़ा दो या मुस्लिम का पढ़ा दो, इनके बारे में पढ़ा दो, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन। Or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में आप देखो तो आपको 20 ध्वज वंदन के लिए बुलाया जाएगा, राइट? या फिर 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है तो उसके लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ईद है तो सब आओ, चलो हम सेलिब्रेट करने, कंपल्सरी आना है। ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए उनको फॉर रिलीजन यू कैन नॉट फोर्स एनी वन। सो दिस इज व्हाट द फ्रीडम टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। समझ में आया? मैम एक बार फिलेंथ्रोपिक एम्स का मीन समझाओ ना। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है किसी भी चीज में, फिलेंथ्रोपिक एम्स मतलब कि जो हमारे पुराने जो जैसे कि धर्म गुरु हुए हैं, जैसे कि शारदा पीठ में जैसे धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम्स के धर्म गुरु होते हैं, जैन के धर्म गुरु होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने जो पढ़ाया है, उन्होंने जो समझाया है, वो पढ़ाना आप कहीं पे भी आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आप पढ़ते हो कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी का भी हम पढ़े किसी के बारे में, तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आप प्रोपोगेट कर रहे हो। तो ऐसे फिलेंथ्रोपिक एम्स यानी जो धर्म गुरु हो गए, उनकी जो बातें हैं वो कभी टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती। आप आपका स्कूल खोलो उसके लिए और उसमें पढ़ाओ आपके बच्चों को, वो बात अलग है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ग्रांट नहीं किया जाता। समझ में आया? मैम यस वेद। हमें कहीं भी कोई छोटी सी भी कंस्ट्रक्शन करनी है, फिर भी मैम हमें गवर्नमेंट की क्यों परमिशन लेनी पड़े? छोटी सी भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो अगर आप पब्लिक प्लेस है और आप कर रहे हो तो करना है। आपके घर में आप कंस्ट्रक्शन करो तो गवर्नमेंट की परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ती। नहीं कोई और कोई करते हैं ना, जैसे कि कोई गड्ढा, जैसे जैसे कोई छोटी सी भी कोई चीज में, जैसे मैम वो छोटा मंदिर है जिसको हम डेयरी कहते हैं, मैम उसमें भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इट डिपेंड्स, अगर वो पब्लिक प्लेस पे है, वो गवर्नमेंट की जगह पे है तो लेनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट की जगह नहीं है और ऐसे ही जगह पड़ी है और आपको बनाना है तो आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। इट डिपेंड्स कि वो किसकी जगह है। ओके मैम। Now the third is cultural and educational rights. ठीक है,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रिलीजन्स के हो, कोई भी धर्म के हो या फिर सेक्ट के हो या कास्ट के हो, आप आपका कल्चर आप एकदम आराम से आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप को ईद बनानी है तो ईद मनाओ, आप आपका कल्चर प्रोपोगेट करो, आप सेलिब्रेट करो। हमारे यहाँ कंट्री में सब कुछ सेलिब्रेट होता है। हमारी कंट्री में दिवाली सेलिब्रेट होती है, नवरात्रि सेलिब्रेट होती है, फिर ईद सेलिब्रेट होती है, क्रिसमस गणेश सेलिब्रेट चतुर्थी। होती है, सब कुछ हाँ, गणेश चतुर्थी, यानी सब कुछ सेलिब्रेट होता है और उसमें हर धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सब आज क्रिसमस में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ईद में भी हमको हॉलीडे मिलती है, राइट। अगर हम फ्रेंड्स हैं तो मुस्लिम्स के साथ तो हम जाते हैं, दिवाली भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो ये सेलिब्रेशन एक कल्चरल राइट है हमारा, कि हमारे कल्चर जो हमें हमारे इंसेस्टर्स ने दिया है, राइट, हमारे बाप दादाओं ने। आपका वीडियो चिपक गया। यस मैम। तरह से फॉलो करें, राइट। दैट इज हमारा कल्चरल राइट। एजुकेशनल राइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम कॉलेज है, राइट, और उस मुस्लिम कॉलेज में एज अ हिंदू मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एडमिशन लेना है, राइट। तो ये मेरा एजुकेशनल राइट है कि मैं मुस्लिम कॉलेज में भी मुस्लिम रिलीजन की पढ़ाई एज अ हिंदू कर सकती हूँ। कोई मुझे उसके लिए आपको ये नहीं कह के परमिशन नहीं, यानी मेरा एडमिशन मना नहीं कर सकते हो कि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम का नहीं पढ़ सकते, राइट। तो ये हक मुझे दिया गया है, तो ये मेरे एजुकेशनल राइट्स है कि किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, उसके नाम पे आप किसी को भी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते हो। ये आपका हक है, इट्स योर राइट एंड यू हैव टू यू शुड प्रोपोगेट, मतलब आपको उसको यूज मैम करना है और आपको डरना नहीं है। यस। मैम एक बार कल्चरल राइट समझाना मैम, आपकी स्क्रीन चिपक गई थी और आपकी वॉइस भी मैम समझ नहीं आई। Now, people of various religions, various languages and cultures lives in India. हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के लोग रहते हैं। The people of India have a right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. यानी हर एक जो इंडियन है उसको ये हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को, जैसे मेरी गुजराती लैंग्वेज है तो आई जस्ट लव माय लैंग्वेज, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे बच्चों को सिर्फ पैदा हुए तब से इंग्लिश ही पढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है। मैंने गुजराती लैंग्वेज को भी प्रिजर्व किया, राइट, और मैंने उनको सिखाया, वो बात करते हैं। तो ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दो और आप उसको प्रिजर्व करो, राइट। बहुत पुरानी जैसे लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेज है, तो वो बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन हम फिर भी उसको अभी तक पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जो लैंग्वेज है हमें उसे प्रिजर्व करनी है, इसीलिए, राइट। स्क्रिप्ट यानी आपके पास बहुत सारी पुरानी बुक्स है, उसको आप प्रिजर्व कर सकते हो, ये आपके पास हक है। आपका कल्चर, कल्चर मतलब आपके जैसे कि कोई डांस हो या फिर म्यूजिक हो या फिर ये सब उसमें फेस्टिवल्स हो, ये सब उसमें ऐड जाता है, तो आप उसको फॉलो करो। अभी भी पूरी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं जो गुजरात में नहीं होते, शायद साउथ इंडिया में बहुत अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमारे गुजरात में नहीं होता है तो आपके यहाँ भी नहीं होगा, नो, राइट, बिकॉज इट्स देयर कल्चर एंड दे हैव टू प्रिजर्व देयर कल्चर। हमें हमारा कल्चर हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। एंड कल्चर आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है एथनिक, जो हमारा जो पुराना कस्टम्स है, राइट। जैसे कि हम दिवाली में दिए जलाते हैं, ये सारी बहुत एथनिक कंडीशंस है जो हम पुराने जो फॉलो करते हैं, उसे एथनिसिटी कहते हैं। Any educational institute will rely on the government grant, cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reason. मैंने बताया ना कि कोई भी जो गवर्नमेंट ग्रांट पे इंस्टीट्यूट चल रहा है, यानी गवर्नमेंट के अंडर है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो मना कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट पे अगर कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो वो आपको रिलीजन के नाम पे या कास्ट या क्रीड के नाम पे कि हम आपको नहीं एडमिशन देंगे, इन सब बेसिस पे,
तो वो अलाउड नहीं है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। Then if any individual appeal to vote on the grounds of religion, caste or language, then it is considered as a malpractices as per Act on 123 यानी कि कोई भी बंदा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ, राइट, और मैं ब्राह्मण हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इलेक्शन में खड़ी रही, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी कि जितने भी हिंदू है, जितने भी ब्राह्मण है, मुझे ही वोट देने चाहिए, मैं अगर आ गई तो मैं ब्राह्मणों का यानी बहुत ही ज्यादा फायदा करूंगी, ये सब बोल के अगर आपके वोट लेती हूँ, राइट, मैं अपनी कैपेबिलिटी पे नहीं ले रही हूँ, मैं धर्म के नाम पे आपसे वोट ले रही हूँ, राइट, और मैं अपनी कास्ट के नाम पे आपसे वोट ले रही हूँ, तो डेफिनेटली आप होगे हाँ हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, चलो वोट दे दो। तो दैट इज रॉन्ग, इसे पनिशेबल ऑफेंस कहा जाता है कि आप किसी भी कल्चर के नाम पे या कास्ट या रिलीजन के नाम पे अगर आप वोट लेते हो तो उसे मैल प्रैक्टिस कहा जाता है, और ये पनिशेबल ऑफेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Any of the state can frame a law and provide the right to citizen to form and manage any educational institute based on cultural or linguistic minority। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हमारे जैसे कि कोई स्टेट, ये हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि कोई भी स्टेट रिलीजियस के नाम पे या लैंग्वेज के नाम पे किसी को भी किसी स्कूल को या कॉलेज को पैसा नहीं दे सकता, ग्रांट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं, राइट, लेकिन गुजरात में हम ऐसा हमारा स्टेट देख रहा है कि हमारा कल्चर खत्म हो रहा है एज अ गुजराती, हमारी लैंग्वेज एज अ गुजराती खत्म हो रही है, तो उसके लिए अगर उनको इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बनाती है और गुजराती लैंग्वेज, उसके कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, वो सिखाने के लिए, तो वो ग्रांटेड, समझ में आया। तो वो कोई भी स्टेट अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को बचाने के लिए अगर वो कुछ भी करता है तो दैट इज ग्रांटेड, उसमें वो उसके लिए अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं फिर, पर ऐसा नहीं है कि उसमें गुजराती आ सकते नहीं आ सकते दूसरे, ऐसा कुछ नहीं होता, पर ये आपको परमिशन है। The state shall not discriminate in giving educational grants or educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institution। यानी हमारे यहाँ से बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको उनके बच्चों को जो गरीब होते हैं उनको ग्रांट दी जाती है, यानी मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है कि आप अच्छी अच्छी कॉलेजेस में आप कैपेबल हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो वो आपको गवर्नमेंट करती है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि लिंग्विस्टिक बेस पे कि नहीं गुजराती है तो हम गुजराती को ही देंगे, ऐसा नहीं। वो बच्चा किसी भी आपके गुजरात में रह रहा है और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, इफ ही और शी इज कैपेबल तो उसको स्कॉलरशिप देनी होगी। तो आप उसमें भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ये हमें हक दिया गया है। जैसे कि ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट ने गुजराती है तो मैं गुजराती को ही दूंगा, दैट इज नॉट राइट, राइट। आपके स्टेट में रह रहा है वो फिर किसी भी लैंग्वेज कास्ट और क्रीड का हो, उसको आपको पूरा हक देना है। In the state desires to take over the confiscate the property of minority institution, then it can do so only after giving proper returns। यानी in the state, if the state desires to take over the or confiscate the property of minority, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है स्टेट को कि कोई भी जगह का मिसयूज हो रहा है, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं रिलीजन के नाम पे, पर वहां पे गलत चीजें सिखाई जाती है कि आतंकवाद सिखाया जाता है या गलत चीजें समाज के अगेंस्ट सिखाई जा रही है और रिलीजन के नाम पे वो सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो स्टेट के पास ये पावर है कि उस जगह को वो कॉन्फिस्केट कर दे, भले वो धर्म का है, यानी उसके नाम पे आप उसको बंद करवा सकते हो कि आप धर्म के नाम पे गलत चीजें नहीं सिखा सकते, राइट। हमने बहुत बार सुना है कि बहुत सारे ऐसे वो तांडव मूवी जैसे टेररिज्म और ये सब सिखाते हैं, तो ये सब हमें बंद करना है, तो उसके लिए स्टेट के पास पावर है कि उसको आप भले किसी भी धर्म का हो पर वो उसको कॉन्फिस्केट कर सकता है। In this way, important provisions in content of educational institution have been made in the constitution। यानी
ये सब एजुकेशन के नाम पे ये सारे चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखी गई है कि कुछ भी गलत ना हो हमारे साथ। समझ में आया? यस नाउ मैम नेक्स्ट क्वेश्चन is, या लिंग्विस्टिक का मीनिंग। मैम मैं रिजॉइन हो रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो बहुत चिपक रहा है, तो मैम आप मुझे ऐड करो ना। श्योर 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 बेटा। मैम लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि लैंग्वेज के नाम पे। Now the next topic what we are going to discuss, that is the right to हाँ मैम अगर किसी ने अपनी स्कूल खोली जैसे कि अपने रिलीजन की, बट वो प्राइवेट हो तो वो कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। मैं यही बोल रही हूँ ना, आप आपके पैसों से अगर आपको रिलीजन स्कूल खोलनी है तो आप खोल सकते हो। अब देखो कि हर एक यानी मेरे आजू बाजू में अगर देखती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे जैन देरासर है, राइट। और वहाँ पे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, वहाँ पे जो दीक्षा लिए हुए होते हैं संत वो उनको पढ़ाते भी है। तो वो उन्होंने प्राइवेटली खोला हुआ है बाय डोनेशन, राइट। तो वो ऐसा होता है तो उसमें आप उसको मना नहीं कर सकते। तो दैट इज पॉसिबल। अंडरस्टूड? यस यस मैम। अब आया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देती हूँ। ये है ना हमारे सोल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये डॉक्टर बाबा अंबेडकर ने ये कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये हमारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे राइट्स की। क्यों? जैसे कि मैंने आपको सारे राइट्स दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब लिख दिया, राइट। लेकिन जब सच में आपको ये फॉलो करना है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर वो सब चीजें आपको जब फॉलो करनी है, लेकिन उसके अगर आप फॉलो कर रहे हो ये अपने राइट्स और फिर आपको रोका जाए या फिर आपको पनिश किया जाए, तो वो गलत है कि नहीं है? गलत है ना। तो उसके लिए अगर आपके साथ अगर आप आपके राइट्स लीगली अच्छे से, जैसे कि मैं गुजरात में रह रही हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में गई और मैं अरुणाचल प्रदेश में फॉर एग्जांपल रहने लगी, राइट। फिर अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आप हमारे स्टेट में नहीं रह सकते, राइट, क्योंकि आप गुजरात से आए हो। ऐसा कुछ बोल के किया, तो ये मेरे राइट्स के अगेंस्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस मैम। है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी फिर? उस राइट का मतलब ही क्या? लिख दिया आपने कि राइट है आपके पास टू राइट ऑफ फ्रीडम, कि आप कोई भी स्टेट में जा सकते हो, लेकिन वो राइट मैं फॉलो ही ना कर सकूं और मैं उसको यूज ही ना कर सकूं, एंजॉय ही ना कर सकूं, तो वो राइट का मतलब क्या है? तो उसके लिए मेरे पास क्या हक है? तो उसके लिए ही ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे गए हैं उनको आपको एंजॉय करने का पूरा हक मिले, इसके लिए हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, हाई कोर्ट बनाया गया है कि अगर कहीं पे भी आपके राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी हो तो आप उसके लिए आप लड़ सको, राइट, और आपका हक आप मांग सको। जैसे कि मैं किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पढ़ना जाती हूँ, लेकिन मेरे धर्म के नाम पे या मेरे जेंडर के नाम पे मुझे मना कर दिया, तो उसके लिए मैं लड़ाई कर सकती हूँ, राइट, अपना हक मांग सकती हूँ। तो हक मांगने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? गवर्नमेंट के दरवाजे तो नहीं छोड़ूंगी, राइट। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कोर्ट के पास कोर्ट। जाऊंगी, right? हाँ, मैं जस्टिस मांगने के लिए कोर्ट के पास जाऊंगी। तो उसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है कि जब भी आपके कोई राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी हो, राइट, आपका हक कोई ले ले, छीन ले, तो उसके लिए आप आवाज उठा सको, उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो? आप कोर्ट में जा सकते हो, राइट। तो इसे कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, then there remain no meaning of such freedom of right। यानी आप कितना भी लिख लो, कितना भी बोल लो और कितने भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में 1000 राइट्स लिख लो,
लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो अच्छे से, तो वो सारे राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? राइट्स राइट्स बोलने का, खेलने का कोई मतलब नहीं है। Therefore, a provision has been made in the Constitution for implementation of these rights and under it. यानी एक इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बनाया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं लोगों को, इंडियंस को, वो सच में फॉलो होते हैं कि नहीं, वो देखा जाए। A writ is in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental rights. यानी writ का मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। writ का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यानी डिक्लेरेशन। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सारे पावर है कि अगर किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किसी के हक को छीना जा रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा जस्टिस दे सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल और इस फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी आपकी रेमेडीज मतलब उपचार। किसी भी राइट का, कॉन्स्टिट्यूशनल का उपचार क्या है? तो वो रेमेडीज का मतलब उपचार। The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights, and for this, if the court find it necessary, that it can give orders, instruction or decree. यानी ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सुप्रीम कोर्ट। और अगर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स को यानी छीना गया है, या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर डिसीजन लेता है। और अगर कुछ भी गलत लगे गवर्नमेंट कर रही है या कोई भी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट डिक्री, रूल ऑफ डिक्री मतलब उसको खत्म करने का उनके पास हक है, उनको बोलने का कि किस तरह से उनको पनिश करने का, या फिर ना करे उसकी इंफॉर्मेशन देने का। तो ये सारा हक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। The apex court is vested with the powers given by the constitution. यानी apex court मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर है, और सारे पावर किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। Nobody can oppose it, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी उसको अपोज नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी उसे अपोज नहीं कर सकता। Nobody can oppose it. If any person put a complaint against any state for the violation of fundamental rights, then Supreme Court can exercise its right. यानी कोई भी बंदा, एक पर्सन भी अगर ये कह दे कि हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं ये स्टेट में, यानी हमको ये हक नहीं मिला है जो हमारा हक है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता ही है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, आप जाना गूगल पे, आप सर्च करना, फिर मुझे बताना कि ऐसे ऐसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आप कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, राइट? बहुत सारे ऐसे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, Dr. Baba Saheb Ambedkar has considered this right as the soul of the constitution, Atma constitution. The parliaments over the powers of giving such an order of any of the court. If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्टेट को रोक सकता है अगर उनका सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये स्टेट, यानी ये पर्टिकुलर स्टेट वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, राइट? उनको ये हक नहीं दे रहा है, तो उनके पास पूरा पावर है कि वो उस स्टेट को रोक सके कि आप गलत कर रहे हो, आप कह सको, राइट? fundamental or not in congruence of in the Supreme Court can stop the state, यानी state को stop कर सकता है। Thus the rights provide an opportunity to any of the citizen to approach court for the violation of fundamental rights. यानी आप हर एक सिटीजन के पास ये हक है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और अपने हर हक के लिए वो बात कर सकता है। The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizens. To every Indian citizens we get the fundamental rights जो हमें Constitution है। These rights are given against the government, center,
state, fundamental rights are applicable to all the citizens of at all the times, but can be suspended during the time of emergency. यानी जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे राइट्स दिए, हम एंजॉय भी करते हैं हमारे राइट्स, लेकिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी में सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, राइट, और लॉकडाउन में फिर कर्फ्यू भी लग गया, और कर्फ्यू में आप बोलोगे कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो शादी में डांस करना है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, तो वो अगेंस्ट द लॉ हो गया। लेकिन तब आप आपके राइट्स ये सारे एंजॉय नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि किसी भी इमरजेंसी के कारण ये सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए उसको आपके राइट्स ले लिए गए हैं थोड़े दिनों के लिए, तो उसको आपको यानी उस चीज को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप उसके लिए रिबेल करो, देन यू विल बी पनिश्ड, और आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, मारा भी जाता है, डंडे देखा होगा आपने न्यूज में बहुत बार कि लोग निकलते हैं मास्क के बिना, या फिर कर्फ्यू में निकलते हैं तो पुलिस डंडे मार, तो मारेंगे ही ना, भाई मना किया तो क्यों निकलते हो? मैम वो लॉकडाउन के बाद बाहर बैठते हैं ना, बाहर घूमने जाते मैम, उसका भी दंड लेते हैं मैम। 500 बहुत कम आया है गवर्नमेंट ने इस बार। Any state cannot form any law which take away the fundamental rights of the citizen, यानी आप कोई भी लास्ट 10 मिनट्स में हाँ बेटा, आप लास्ट 10 मिनट्स में डाउट सॉल्व कराओगे मैम 1 और 13 चैप्टर? हाँ हाँ पक्का सर, मैंने तो पहले ही बोला कि पहले हम करते हैं, चलो चलो डाउट सॉल्व करते हैं, अभी तक यहाँ तक ही रखते हैं, बोलो। यस मैम 1। मैम कॉक्सेट का मीनिंग किसका? COAXED। कॉक्स्ड मतलब किसी भी चीज को रोक लेना, दैट इज नोन एज अ कॉक्स्ट। मैम या मैम आप टर्म्स और कंडीशंस जो थे मैम सबसे वो चैप्टर आप फिर से 13 समझा में सकते हो? सॉरी, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन बचा? मैम सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस की अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो उसमें एक मिनट, अगर मैं सब्सिडियरी अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो फर्स्ट तो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोवाइड किया था स्टेट को कि आर्मी, ट्रेन्ड आर्मी उनको प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्ट थिंग वाज दैट। सेकंड था कि इन रिटर्न अगर आप स्टेट, अगर आर्मी एक्सेप्ट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उनको उनके आर्मी को यानी प्रोविंसेस देने पड़ेंगे विथ इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोविंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर वो सब्सिडियरी अलायंस उनको प्रोवाइड करते हैं ऐसे इनकम कि हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, हम यहाँ से कमा सकते हैं, इस तरह से। फिर विदाउट परमिशन कोई भी स्टेट वॉर नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ अ कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। देन कोई भी इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव के सिवाय कोई भी नहीं रह सकता है, यानी जैसे कि कोई डच है या दूसरा यूरोपियंस है, तो वो ऑफिशियल में कोई भी ऑफिशियल लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही मेंबर्स होंगे और वो स्टेट के मेंबर्स होंगे, वो किंग के स्टेट के, उसके सिवाय कोई दूसरा यूरोपियन या कोई भी इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव स्टेट असेंबली में नहीं रह सकता है। देन कोई भी दूसरा फॉरेनर भी एम्प्लॉय कोई भी स्टेट नहीं कर सकता है, जैसे कि डचेस है, फ्रांस है, उन सबको किसी को भी आप नहीं रख सकते हो। तो दैट इज व्हाट has been done in the subsidiary alliance. मैम ठीक है मैम। Oh, yes बेटा। मैम सब्सिडियरी का फर्स्ट पॉइंट फिर से समझाओ ना, फर्स्ट। सब्सिडियरी अलायंस का यस मैम, फर्स्ट पॉइंट। The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. यानी ये सब्सिडियरी अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि अगर स्टेट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करता है
तो उसके पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेन्ड आर्मी है उसको उसे रखना पड़ेगा, मतलब उसको खिलाना पिलाना और उसकी केयर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? स्टेट। समझ में आया? ट्रेन्ड आर्मी। ओके एनीबॉडी एल्स? मैम प्रोविडेंसेस मीन प्रोविंसेस का मतलब होता है कि प्रॉपर कोई भी हमारी जगह, जैसे कि प्रोविंसेस में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आ गया, टाउन हो गया। पहले के जमाने में ऐसे प्रोविंसेस होते थे ना, कस्बे होते थे, तो उसे प्रोविंसेस कहा जाता था। ओके मैम या मैम आपने फर्स्ट और 13 चैप्टर में वर्कशीट के अलावा और कोई नोट्स नहीं दिए ना? नहीं, मैंने कोई और नोट्स नहीं। मैम ओके मैम। अनेक्टेशन ऑफ प्रीटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है कि आपको आपको बोला गया था, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि इतनी डेप्ट यानी इतना टैक्स आपको लोगों से कलेक्ट करना है, लेकिन आप एज ये करने में असफल, मीन्स यू आर फेल्ड टू डू दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ऑन दैट बेसिस योर प्रोविंसेस यानी आपका जो राज है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती है कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ऑन दैट बेसिस। ओके मैम। Now anybody else? Anybody is having any नो question? डाउट मैम, बाकी सब तो मैं मोस्टली मुझे पता चल। मैम Yeah. चैप्टर 13 में स्यूज कैनाल पता है वो इंडिया से यूरोप का वे था, तो फिर से हाँ, एक्सप्लेन कर दो, उसमें थोड़ा समझ नहीं। उसमें कुछ नहीं है। स्यूज कैनाल क्या था, यानी इंडिया या फिर हम बात करें ऑल ओवर यूरोप को हेल्प किया था स्यूज कैनाल ने। तो किस तरह से स्यूज कैनाल ने हेल्प किया था? जो 1869 में बना था, उसको जब स्यूज कैनाल ओपन हुआ 1869 में, तो इंडिया और यूरोप, जब इंडिया से यूरोप जाना हो या यूरोप से इंडिया जाना हो, तो 7000 किलोमीटर आपको ज्यादा टूर करना पड़ता था जब इंडिया से कोई यूरोप आता था या यूरोप से इंडिया जाता था। लेकिन स्यूज कैनल बनने के बाद इन 1869 वो जो स्पेस था, वो जो गैप था, वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। यानी आप सोचो 7000 किलोमीटर आप कम ट्रैवल करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्यूज कैनल। तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट? सो सी रूट्स कनेक्टिंग यस ईस्ट, मैम। तो उसके कारण हम स्यूज कैनल के कारण पूरे जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे, कॉन्टिनेंट्स थे, जैसे कि अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, वो जल्दी कनेक्ट होने लगे। मतलब उनका ट्रेडिंग टाइम कम हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है ना वो बहुत ही कम हो गया। 7000 किलोमीटर अगर आप बाई वाटर आ रहे हो तो आपको 5 से 6 महीने लगते हैं, राइट? तो वो 5 महीने आपके कम हो गए, आप जल्दी आ सकते हो। So that has been helped by Suez Canal. और it will, अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, इन सब सारे कंट्रीज को ट्रेड में हेल्प की है स्यूज कैनल। अंडरस्टूड? लेकिन मैम स्यूज कैनाल फिर भी तो 7000 किलोमीटर ही बड़ी है ना? Had reduced about 7000 किलोमीटर, reduced यानी कि वो रास्ते का गैप, जैसे कि आप यहाँ राणीप में रहते हो और आप वस्त्रापुर जाना है, पर ऐसा अगर कोई रास्ता बना दिया कि राणीप से वस्त्रापुर जाने का 7 किलोमीटर है, लेकिन बीच में ऐसा रास्ता बना दिया कि आप 2 किलोमीटर में राणीप से वस्त्रापुर पहुंच जाते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा रिड्यूस्ड द टाइम, रेडियस रूट। 5 किलोमीटर आपका कम हो गया ट्रैवलिंग टाइम, तो उसे कहा जाता है रिड्यूस्ड द टाइम। समझ में आया वेद? यस मैम। ओके, नाउ बैटल ऑफ बक्सर। यस मैम चैप्टर नंबर 9 में से एक डाउट है। एक मिनट में ये बैटल ऑफ बक्सर समझा बच्चा? मैम हमारा इंडिया कितने किलोमीटर का है? अगर मैं पूरा बोलूं तो इंडिया का किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
किलोमीटर में तो नहीं गिन सकते ना, क्योंकि हमारा इंडिया बीच में तो बहुत ज्यादा है, तो उसके स्क्वायर किलोमीटर में यस गिना मैम। जाता है। ओके। ओके, अब बैटल ऑफ बक्सर की अगर बात करूं तो मीर जाफर आफ्टर सिराजुद्दौला को मार दिया गया और ट्रिचरी की गई, उसके बाद मीर जाफर को वहां का हेड बना दिया, नवाब बना दिया। बट मीर जाफर स्टार्टेड इंटरफियरिंग, तो ब्रिटिशर्स ने उनको निकाल के मीर काजिम को वापस रख दिया। तो मीर काजिम भी इंटरफियर करने लगा, तो उसको निकाल के वापस मीर जाफर को उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। उसके कारण मीर काजिम को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ही फेल्ट के मीर काजिम को रिमूव कर दिया। तो मीर काजिम ने क्या किया कि अवध के किंग के साथ मिलके और दूसरे मुगल एम्परर थे शाह आलम, उनके साथ मिलके उन्होंने सोचा कि वी विल डू अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड दे हैड डन अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड इन दिस वॉर ब्रिटिशर्स वन, एंड मीर काजिम, then Shah Alam and the Nawab of Awadh was defeated on 22nd October 1764. This war happened. Okay. अच्छा, अब 9th चैप्टर में से किसको क्या डाउट है? मैम मी कर्तव्य। हाँ बोलो मैम बेटा। अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि सबको वैक्सीन लगानी है, वरना तो उनकी राइट चली जाएगी। तो अगर कोई कुछ लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगाते, तो फिर मैम उनके ऊपर केस लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इट्स योर चॉइस, राइट टू चूज हमारे पास ये हक गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये हमारी चॉइस है एज अ ह्यूमन कि हमें वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना। ये आपको गवर्नमेंट आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकती है, आपको रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकती। राइट, जैसे चाइना में बहुत सारी चीजें फोर्सफुली की करवाई जाती है, लेकिन ऐसा हमारे एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम नहीं करते हैं और हम नहीं करवाते, ये पॉसिबल नहीं है। ये उसके ओके अगेंस्ट, मैम। ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है कि आपकी परमिशन के बिना आपसे कुछ भी नहीं करवाया जा सकता। अंडरस्टूड? यस मैम। નાકે કરવાનું છે Any other question? No, ma'am. No question? नो डाउट। बाकी सब तो ओशन में से मिल जाएगा। मैम Yeah. मैम चैप्टर 13 में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक बार शॉर्ट में समझाओगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं कि जियोलॉजिकल हमारा स्ट्रक्चर क्या है, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया। लाइक फॉर एग्जांपल द होल प्लेट्स, देन अगर मैं चलो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर शॉर्ट में तो नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन ये है कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना है। यानी जो अर्थ क्रस्ट है, यानी जो क्रस्ट है, वो उसी को हमारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने उसको प्लेट्स का नाम दे दिया है, क्योंकि अलग अलग तरह की प्लेट्स है। कोई एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है कि कन्वर्जन प्लेट है। राइट, फिर डाइवर्जन, कोई प्लेट्स ऐसी है जो धरती अलग अलग होती जाती है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है, तो उसे डाइवर्जन प्लेट कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी एक राइट में जा रही है तो एक लेफ्ट में जा रही है, या फिर एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। और ये सब क्यों होता है? बिकॉज देवांशी मैप नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है? तो ये सब क्यों होता है? द रीजन वाज कि हमारे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है दैट इज वेरी हॉट, इट इज फुल ऑफ लावा एंड मैग्मा। तो जब उसमें डिस्टरबेंस होता है, तो उसके कारण क्या होता है? दैट कम्स अप, और उसके कारण जो मूवमेंट है अर्थ का वो होता है।
राइट। उसके कारण हमारे जो कन्वेंशनल करंट्स है वो होते हैं, अगर बढ़ जाता है तो वोल्केनो भी होता है, अर्थक्वेक भी होता है, सुनामी भी आती है। तो दिस ऑल आर द रीजंस ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट। जो कन्वेंशनल करंट्स है हमारे, उसके अंदर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी ये जो हमारे धरती का स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर किसके ऊपर है? प्लेट्स के ऊपर, जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर बना प्लेट्स के हुआ ऊपर। मैम है। अगर प्लेट हिलेंगी मतलब मूव होगी डाइवर्जन या कन्वर्जन में, फिर भी मैम अर्थक्वेक तो आएगा ही ना। अगर हाँ अंदर अंदर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी जल्दी से कोई अर्थक्वेक नहीं आता है। ओके मैम। So today we will keep it till here only. Okay. ओके मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। कैसा मैम?